नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रिकैप से। पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन से कार्य राजा रवि वर्मा से जुड़े हैं? 1. 3 पुजारिन, 2. द्रौपदी वस्त्रहरण, 3. हंस से बात करती दमयंती। निम्नलिखित कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. डेसिबल स्केल रैखिक मापक यानी लीनियर स्केल होता है। 2. ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीकी है। 3. यूएनईपी की रिपोर्ट के मुताबिक मुरादाबाद दुनिया में ध्वनि प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित शहर है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन से देश तुर्कमेनिस्तान से सीमा साझा करते हैं? 1. ईरान, 2. अफगानिस्तान, 3. उज्बेकिस्तान। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था 1, 2 और 3। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अट्टापड्डी केरल राज्य में अवस्थित है। 2. भवानी नदी अट्टापड्डी से गुजरती है। 3. हाल ही में अट्टापड्डी में कुछ प्रागैतिहासिक अवशेषों का पता लगा है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अफगानिस्तान अफीम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। 2. अफगानिस्तान स्वर्णिम त्रिभुज का हिस्सा है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। अगला प्रश्न था, 1980 का बच्चन सिंह केस निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है? इसका सही जवाब था मृत्यु दंड। अगला प्रश्न था, अंटार्कटिका संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस पर 1959 में हस्ताक्षर किए गए। 2. इस संधि में 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के दक्षिणी हिस्से को कवर किया गया है। 3. इसका उद्देश्य जरूरत पड़ने पर अंटार्कटिका का सैन्यीकरण करना है। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1 और 2। अगला प्रश्न था, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस अधिनियम का विचार सबसे पहले 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने सामने रखा था। 2. इस कानून को मुख्य तौर पर ग्राम पंचायत ही लागू करती है। 3. कॉन्ट्रैक्टर्स को शामिल करने पर रोक लगाई गई है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? इसका सही जवाब था उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। 1. बेल्जियम, 2. जर्मनी, 3. पोलैंड, 4. स्वीडन। उपर्युक्त में से कौन से देश नीदरलैंड्स के साथ सीमा साझा नहीं करते? इसका सही जवाब था केवल 3 और 4। अंतिम प्रश्न था, मानव जीनोम परियोजना HGP के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1988 में पहली बार HGP के विचार को सामने रखा गया। 2. HGP के अनुसार वर्तमान में संभवतः 50,500 मानव जीनोम मौजूद हैं। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 1। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. जब एक विषाणु प्रतिकृत यानी रेप्लिकेट करता है तो यह हूबहू उसी की तरह होता है। 2. उत्परिवर्तन के साथ विषाणुओं को कभी कभी वेरिएंट भी कहा जाता है। 3. सभी वेरिएंट स्ट्रेन होते हैं लेकिन सभी स्ट्रेन वेरिएंट नहीं होते। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3 या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हाल ही में WHO ने SARS-CoV-2 वायरस के नए उत्परिवर्तन की चर्चा की है। जब एक विषाणु प्रतिकृत यानी रेप्लिकेट करता है तो यह हूबहू उसी की तरह कॉपी नहीं होती है, इसलिए कथन 1 सही नहीं है। उत्परिवर्तन के साथ विषाणुओं को कभी कभी वेरिएंट भी कहा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। सभी स्ट्रेन वेरिएंट होते हैं लेकिन सभी वेरिएंट स्ट्रेन नहीं होते हैं, इसलिए विकल्प 3 सही नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। हमारे वीडियोस अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही अपना YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, चालू खाता घाटा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. चालू खाता केवल वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात और आयात का रिकॉर्ड रखता है।
चालू खाता घाटा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। 2021-22 में भारत का व्यापार घाटा 87.5% तक बढ़कर रिकॉर्ड 192 बिलियन रुपए हो गया, जो पिछले वित्तीय वर्ष में 102 बिलियन रुपए था। इसका कारण वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के बढ़ने से पेट्रोलियम आयात में हुई तेज वृद्धि है। दरअसल चालू खाता वस्तुओं और सेवाओं में निर्यात और आयात के साथ साथ हस्तांतरण भुगतान को भी रिकॉर्ड करता है। अतः कथन एक सही नहीं है। यह शेष विश्व के साथ देश के लेन देन का प्रतिनिधित्व करता है और पूंजी खाते की तरह देश के भुगतान संतुलन यानी बीओपी का एक घटक है। चालू खाते में घाटा तब होता है जब आयातित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्यात किए गए मूल्य से अधिक हो जाता है। इसे सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में मापा जाता है। अतः कथन दो सही है। चालू खाता अधिशेष यानी करंट अकाउंट बैलेंस की गणना के लिए सूत्र हैं: करंट अकाउंट बैलेंस इज इक्वल टू ट्रेड गैप प्लस नेट करंट ट्रांसफर प्लस नेट इनकम अब्रॉड। व्यापार अंतराल इज इक्वल टू निर्यात माइनस आयात। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल दो। अगला प्रश्न है नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी तकनीक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक, एनएफसी विद्युत चुंबकीय रेडियो फील्ड के माध्यम से डेटा प्रसारित करता है। 2, डेटा ट्रांसफर होने के लिए एनएफसी एबल डिवाइस का या तो आपस में भौतिक रूप से जुड़ा होना या एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर के भीतर होना जरूरी है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों, यानी दोनों कथन सही हैं। गूगल पे ने पाइन लैब्स के सहयोग से हाल ही में भारत में एक नई सुविधा टैप टू पे फॉर यूपीआई शुरू की है। यह सुविधा नियर फील्ड कम्युनिकेशन यानी एनएफसी तकनीक का उपयोग करती है। एनएफसी एक कम दूरी की वायरलेस कनेक्टिविटी तकनीक है। यह सिंगल टच के जरिए एनएफसी एबल उपकरणों को आसानी से आपस में जुड़ने और जानकारी साझा करने में सक्षम बनाता है। एनएफसी दो उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए विद्युत चुंबकीय रेडियो फील्ड के माध्यम से डेटा प्रसारित करता है। अतः कथन एक सही है। दोनों उपकरणों में एनएफसी चिप्स होने चाहिए क्योंकि इसमें लेन देन बहुत कम दूरी के भीतर होता है। डेटा ट्रांसफर होने के लिए एनएफसी एबल डिवाइस का या तो आपस में भौतिक रूप से जुड़ा होना या एक दूसरे से कुछ सेंटीमीटर के भीतर होना जरूरी है। अतः कथन दो भी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक को ट्रैक करता है? 1, कार्बन मोनोऑक्साइड, 2, सल्फर डाइऑक्साइड, 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 4, एरोसोल्स। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4, या फिर 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। विश्व स्वास्थ्य संगठन के वायु गुणवत्ता डेटाबेस 2022 के अपडेट के अनुसार लगभग पूरी वैश्विक आबादी 99% WHO द्वारा तय की गई वायु गुणवत्ता की सीमा से अधिक बुरी हवा में सांस ले रही है। इन निष्कर्षों ने WHO को जीवाश्म ईंधन के उपयोग पर अंकुश लगाने और वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए अन्य ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। बता दें कि वायु गुणवत्ता को वायु गुणवत्ता सूचकांक या AQI से मापा जाता है। AQI एक थर्मामीटर की तरह काम करता है जो 0 से 500 डिग्री तक काम करता है। हालांकि तापमान में बदलाव दिखाने की बजाय AQI हवा में प्रदूषण की मात्रा में बदलाव को दिखाता है। AQI 5 प्रमुख वायु प्रदूषकों को ट्रैक करता है: ग्राउंड लेवल पर ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वायु जनित कण या एरोसोल। इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश हंगरी के साथ सीमा साझा करता है? 1, पोलैंड, 2, ऑस्ट्रिया, 3, बुल्गारिया, 4, बेलारूस। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1, 2 और 4, केवल 2,
केवल 1 और 4 या फिर 1, 2, 3 और 4? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन की चौथी जीत से हंगरी में लोकतंत्र के और अधिक नष्ट होने का खतरा बताया जा रहा है। हंगरी की सीमा पश्चिम में ऑस्ट्रिया, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में सर्बिया, क्रोएशिया और स्लोवेनिया, दक्षिण पूर्व में रोमानिया, उत्तर पूर्व में यूक्रेन और उत्तर में स्लोवाकिया से लगती है। इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। 2. स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय संसद को संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए कानून बनाने का निर्देश नहीं दे सकता है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4A के तहत निर्दिष्ट किया गया है। वे भारत के आदर्शों को बनाए रखने और इसके विकास और बेहतरी में योगदान देने का प्रयास करते हैं। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान तत्कालीन सोवियत संघ से प्रेरित है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इन्हें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर संविधान के भाग 4A में शामिल किया गया था। अतः कथन 2 सही है। इनकी संख्या मूल रूप से 10 थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की ही तरह मौलिक कर्तव्य भी अपनी प्रकृति में गैर न्यायिक हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 2। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा की गई थी। 2. यह पैनल हर कुछ वर्षों में स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान करके मूल्यांकन रिपोर्ट प्रकाशित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही नहीं है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों कथन गलत हैं। इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में एक गंभीर चेतावनी दी है। IPCC संयुक्त राष्ट्र की संस्था है। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करता है। IPCC की स्थापना 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP द्वारा की गई थी। इसलिए कथन 1 सही नहीं है। इसका मुख्य कार्य जलवायु परिवर्तन से संबंधित आकलन रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट और कार्य प्रणाली रिपोर्ट तैयार करना है। हालांकि IPCC स्वयं वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ा नहीं है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। यह दुनिया भर के वैज्ञानिकों से जलवायु परिवर्तन से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारियां इकट्ठा करने और तार्किक निष्कर्ष निकालने के लिए कहता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है, उपन्यास द हंचबैक ऑफ नॉट्रे डैम निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? विक्टर ह्यूगो, अलेक्जेंड्रे डुमास, मार्कीज डी साडे या फिर होनोर डी बाल्जैक? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विक्टर ह्यूगो। लगभग 3 साल पहले पेरिस का ऐतिहासिक गिरजाघर नोट्रे डैम आग लगने से तबाह हो गया था। समय का दबाव और झगड़ों ने पेरिस में नोट्रे डैम कैथेड्रल के पुनर्निर्माण को जटिल बना दिया। दुनिया भर में मशहूर इस ऐतिहासिक स्थल का बहुत बड़ा सांस्कृतिक महत्व है। फ्रांसीसी उपन्यासकार विक्टर ह्यूगो 1802 से 1885 ने अपने 1831 के उपन्यास द हंचबैक ऑफ नोट्रे डैम में इस कैथेड्रल चर्च के बारे में बताया है। इसलिए विकल्प ए सही है। ऑस्ट्रियाई संगीतकार फ्रांज श्मिट 1874 से 1939 ने ह्यूगो के उपन्यास पर आधारित रोमांटिक ओपेरा नोट्रे डैम लिखा था। बता दें कि कैथेड्रल 1163 से 1345 के बीच निर्मित फ्रांसीसी सांस्कृतिक पहचान के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, विक्टर ह्यूगो। अगला प्रश्न है, स्टैंड अप इंडिया योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को ऋण देने की सुविधा प्रदान करता है। 2 ऋण राशि 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच हो सकती है। 3 इस योजना को हाल ही में 6 साल पूरे हुए हैं। उपर्युक्त दिए गए कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, यानी तीनों कथन सही हैं। आज स्टैंड अप इंडिया योजना की 6ठी वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई थी, इसलिए कथन 3 सही है। यह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को ऋण की सुविधा प्रदान करता है, इसलिए कथन 1 सही है। स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण की सुविधा देना है, इसलिए कथन 2 सही है। 2019-20 में स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय है। 2 इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने कार्यकर्ता हर्ष मंदर की एक कहानी को पाठ्यक्रम में शामिल करने पर NCERT से स्पष्टीकरण मांगा है। इसे बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी CPCR अधिनियम 2005 के तहत मार्च 2007 में स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निकाय है, इसलिए कथन 1 सही है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी कानून, नीतियां, कार्यक्रम और प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान में निहित बाल अधिकार परिप्रेक्ष्य के अनुरूप हो। यह बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को भी लागू करता है। बता दें कि किसी बच्चे को 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। अंतिम प्रश्न है, दंड प्रक्रिया पहचान विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 यह कैदियों की पहचान अधिनियम 1920 को बदलने का प्रयास करता है। 2 यह पुलिस और जेल अधिकारियों को कानूनी रूप से दोषियों के रेटिना और आइरिस स्कैन को एकत्र, संग्रहित और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, दोनों 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2, यानी दोनों कथन सही हैं। हाल ही में लोकसभा ने आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। यह विधेयक 1920 के कैदियों की पहचान अधिनियम को रिप्लेस करने का प्रयास करता है, इसलिए कथन 1 सही है। यह बिल पुलिस और जेल अधिकारियों को कानूनी रूप से दोषी लोगों के रेटिना और आइरिस स्कैन के सैंपल को एकत्र करने, संग्रहित करने और विश्लेषण करने की अनुमति देता है। अतः कथन 2 सही है। माप के इस रिकॉर्ड को संग्रह की तारीख से 75 साल की अवधि के लिए रखा जाएगा। अगर दोषियों की ओर से नाप लेने का कोई विरोध होता है तो इसे IPC की धारा 186 लोक सेवक को बाधित करना के तहत अपराध माना जाएगा। इसके लिए 3 महीने की जेल या 500 रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, दोनों 1 और 2। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 राष्ट्रीय समुद्री दिवस मुंबई से लंदन के लिए भारतीय फ्लैग मर्चेंट पोत SS लॉयल्टी की पहली यात्रा की याद में मनाया जाता है। 2 सभी मेजर और माइनर पोर्ट संघ सूची का हिस्सा हैं। 3 सभी मेजर बंदरगाह भारत सरकार द्वारा नियुक्त न्यासी बोर्ड द्वारा शासित होते हैं। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।